गांधी जी, पटेल, पटेल के बड़े भाई वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और जिन्ना, ये सभी एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं लंदन के, और इन सब के अंग्रेज़ों से बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जो नेहरू जी थे, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षक था और वो सबसे जवान थे, और वो बहुत दौड़ भाग करके उन्होंने अपनी सेटिंग, अपनी गोटियाँ बहुत अच्छी बना रखी थी। सबसे पहले मैं एक गांधी जी का लेटर, ये उन्हीं के हैंड राइटिंग है, उनका ही लिखा हुआ लेटर है। आज की ही तारीख में 1946 में उन्होंने लिखा था। उस लेटर से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए गए, और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका चुनाव क्यों किया गया था, और इसमें चाल किसकी थी, गांधी जी की थी या नेहरू की थी या पटेल की थी या जिन्ना की थी या किसी और की थी। पाकिस्तान को बांटने का बीज जो है वो इन चार लोगों ने नहीं डाला था। हालांकि ये चार लोग उस पार्टीशन के गवाह बने थे। तो पहले मैं लेटर पढ़ देता हूँ, बिल्कुल शब्द से पढ़ूंगा। गांधी जी लिखते हैं, ये अंग्रेजी में है, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। गांधी जी लिखते हैं कि पटेल, तुम्हारे बारे में बहुत सारी शिकायतें सुनने में आई हैं। बहुत अगर अतिशयोक्ति है तो वो अनजाने में मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे भाषण लोगों को खुश करने और उकसाने वाले होते हैं। तुमने हिंसा और अहिंसा का भेद नहीं रखा है। तुम लोगों को तलवार का जवाब तलवार से कहने की बात कह रहे हो। जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम मुस्लिम लीग का अपमान करने से नहीं चूकते हो। अगर ये सब सच है तो बहुत हानिकारक है। लोगों का कहना है कि तुम पद पर चिपके रहने की बात करते हो, और अगर ये तुम कहते हो या करते हो तो ये चुभने वाली बात है। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है वो विचार करने के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। समय बहुत नाजुक है। अगर हम पटरी से आज उतर गए तो ना समझो, कार्य समिति में जो समरसता होती है वो अब नहीं है, और तुम्हें गंदगी निकालना आता है। कोशिश करो, उसे निकालो। और अगर मुझे या मेरा काम समझने के लिए तुम कोई खास आदमी भेजना चाहते हो तो उसका स्वागत है। तुम्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बूढ़े हो रहे हो। गांधी जी से पटेल केवल 6 साल छोटे थे, और आज़ादी के समय पटेल की उम्र 71 वर्ष और नेहरू की उम्र 56 साल थी। तो नेहरू जी काफ़ी जवान थे उनसे। बाकी बात बाद में करते हैं कि क्या कैसे हुआ और कैसे प्रधानमंत्री बने पटेल, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लें कि अंग्रेज सरकार जो थी 1935 से ही अंग्रेज सरकार ने भारत को आज़ाद करने का मन बना लिया था, और वो सही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। देखिए, जो अंग्रेज सरकार थी वो बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उस पर काम करती थी। किसको डिवाइड करना है, किसको रूल करना है? भैया, अगर ये हिंदू, मुसलमान और सिख अगर मिल के रहेंगे तो अंग्रेज़ों को उनसे निपटने में बड़ी कठिनाई होती। तो उन्होंने क्या किया कि बांटने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहचान कर दो कि मुझे कोरोना है, इनको कोरोना नहीं है, तो हम दोनों अब बट गए। ये होता ना। तो बिल्कुल उसी तरह से अंग्रेजों ने 1935 में काम ये किया, कहा कि ऐसा करिए कि आप लोग आपस में चुनाव लड़िए, और जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होगी, जिस पार्टी के पास, हम उस पार्टी को सत्ता सौंप देंगे। तो 1935 से इस बात की शुरुआत की गई थी। 1946 में, हालांकि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 है, लेकिन एक साल पहले ही निर्धारण हो गया था कि सरकार किसकी बनेगी, तभी ये झगड़ा शुरू हुआ था। तो 1935 में अंग्रेजों ने, जो भारत में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग हैं, मतलब कि हिंदू, मुसलमान और सिख, इनकी एक अलग अलग पार्टी बनाई और कहा कि आप लोग इलेक्शन लड़िए और आप लोगों की सीटों के हिसाब से चूज करेंगे कि पहली सत्ता किस पार्टी को जानी चाहिए। होगा ये कि पहले तय करें कि किसको मिलनी है। तो एक पार्टी थी कांग्रेस, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, और एक पार्टी थी अन्य, जिसमें कि सिख और सब बाकी जातियां थीं। तो जब चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की जो पार्टी थी उसको 107 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को भी कुछ मिली थी, मैं लिख देता हूँ, और जो अन्य थे उनको सबसे ज़्यादा मिली थी। लेकिन चूंकि अन्य बिखरे हुए थे, उनका कोई नेता नहीं था, उनके दल बदलू थे, इधर भी जा रहे थे, उधर भी जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने दो पार्टियों का चुनाव किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। पहले ये सब एक थे, चाल उसमें अंग्रेजों की ये थी कि इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा कि भैया ये मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं और ये लड़ेंगे आपस में। अगर बहुत ध्यान से देखें तो आज़ादी के बाद भी पार्टियां डिवाइड एंड रूल पे काम करती हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप आपस में सेपरेट हो जाएंगे, विकास की बात नहीं करेंगे और एक दूसरे की बात करेंगे।
यही काम अंग्रेज भी करते थे। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, धीरे धीरे जब 1946 आ गया और सरकार के बनने की संभावना शुरू हुई, एक साल पहले सरकार को बनना था, उस समय तक जिन्ना और गांधी के बीच में तमाम दरार पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि जिन्ना को लगने लगा था अपने नंबर देख के कि हमारी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, और अगर हमारी पार्टी उतनी मजबूत नहीं होगी तो हमको अच्छा पद नहीं मिलेगा। तो जिन्ना पहले से ये तय करने में लग गए कि हमको रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो रिजर्वेशन की शुरुआत जिन्ना के समय से होने लगी थी। गांधी जी को रिजर्वेशन का आइडिया मंजूर नहीं था, लेकिन भारत के बट जाने की बात तो बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने आगे लगाया। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बोलने में बहुत अच्छे थे, और जो पटेल थे वो बोलने में बहुत अच्छे नहीं थे, रूखे थे, सीधी बात करते थे। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आज के ज़माने के मोदी जी नेहरू थे उस समय, और मनमोहन सिंह जो थे वो पटेल थे। ये थोड़ी सी बात करना, काम की बात करना, काम किए और निकल गए। लेकिन नेहरू जी का जो आकर्षण था, जो मोदी जी का आकर्षण है, वो बहुत तगड़ा था। इसलिए लोग उनकी बातें ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, और लच्छेदार भाषा में बात करते थे, हाथ वाथ घुमा के बिल्कुल। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत चमकदार था, बिल्कुल मोदी जी समझ लो उनको। तो नेहरू जी इस लाइन पे लगे हुए थे कि वो जिन्ना को किसी तरीके से एक साल घसीट ले जाएं और 1947 आज़ादी हो जाए, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। लेकिन चूंकि वो बोलते बहुत थे, तो उनकी एक बार कलकत्ता के एक अधिवेशन में जुबान फिसल गई। उन्होंने ये कहा कि जो भी गांधी जी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी कांग्रेस समिति डिसाइड कर रही है, वो सब हटाया भी जा सकता है। तो ये कहते ही जिन्ना को एक आइडिया हो गया कि यार ये आदमी धोखा दे रहा है, ऐसा ना हो कि हम चले जाएं, अंग्रेज चले जाएं, उसके बाद हमें कुछ भी ना मिले। तो जिन्ना ने इससे निपटने के लिए डायरेक्ट एक्शन की बात की कि हमको तो भैया अब अलग ही होना है। और उसका असर ये हुआ कि भारत में जगह जगह पर बहुत भयानक दंगे भड़क गए, खास तौर पर कलकत्ता में। जब कलकत्ता में दंगे भड़क गए तो उनको सुधारने के लिए जो अंतरिम सरकार थी, मतलब कि जो अगली सरकार बनने वाली थी, उसके जो मुख्य नेता थे, उसमें एक मुख्य नेता थे सरदार पटेल। उसमें पटेल ने आग में और घी का काम कर दिया। उनका एक भाषण, जो भाषण ये कहता था कि अगर आप लोग तलवार के दम पे पाकिस्तान लेने की बात करते हैं तो फिर तलवार के दम पे ही बात होगी, और वो बात करना हमें आता है। ये बात कहते ही जिन्ना का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज़ादी मिलने के बाद जिस तरह का सपना उन्होंने देखा है वो नहीं होने वाला है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। वहाँ से जिन्ना ने अपनी मुहिम और तेज कर दी। जिन्ना और नेहरू अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लगभग बराबर थे। एक खास बात और थी, गांधी जी, पटेल, पटेल के बड़े भाई वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और जिन्ना, ये सभी एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, लंदन के, और इन सब के अंग्रेज़ों से बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जो नेहरू जी थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, और वो सबसे जवान थे, और वो बहुत दौड़ भाग करके उन्होंने अपनी सेटिंग, अपनी गोटियां बहुत अच्छी बना रखी थी। तो गांधी जी ये जानते थे कि अगर देश आज़ाद होता है तो दुनिया से बात करने के लिए उस तरह का एक चमकीला सितारा चाहिए, और अपने देश के अंदर बात करने के लिए एक टाइट सीधी बात करने वाला पटेल जैसा आदमी चाहिए। गांधी जी ने अपने दिमाग में मन बना लिया था। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा भी है कि देश को चलाने के लिए पटेल और नेहरू, ये दो बैलों की ज़रूरत है। एक बैल जो बाहर की चीज़ें संभाले और एक जो अपने घर को संभाले। जैसे जैसे अगस्त 1946, मतलब कि आज़ादी से एक साल पहले का समय आ रहा था, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार उसी को बनाना था, और मुस्लिम लीग पीछे रहती इससे, तो जो कांग्रेस का चुनाव अप्रैल 1946 में होना था, वो बहुत ज़्यादा बताने वाला था कि सरकार का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस समय तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो बहुत पॉपुलर अध्यक्ष भी थे। तो गांधी जी ने जुगाड़ तय किया कि एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाए, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो पहला प्रधानमंत्री है वो मुस्लिम बने। ये बिल्कुल गांधी जी तय किए हुए थे कि मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बने। उनकी चॉइस जो थी, जो पर्सनल चॉइस थी, जो उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा भी है, उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने लिखा है कि कृपलानी जी एक वक्तव्य जारी करें कि मौलाना साहब अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं और अध्यक्ष का चुनाव होगा। यदि मेरी राय मांगी गई तो जवाहरलाल नेहरू मेरी पहली पसंद होंगे। इसका क्या कारण है, इसको इस पत्र में लिखना जरूरी नहीं है। अगर लोग चाहें
तो चुनाव के समय मुझसे पूछ सकते हैं। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना हाई था कि लोग उनसे कुछ पूछते उछते नहीं थे, जो गांधी जी ने कह दिया वही होता था। चुनाव में एक बहुत खास बात सामने आई, उसमें जो लोग भी लड़ रहे थे उसमें 70% वोट जो थे वो पटेल को मिले थे, लेकिन नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था और नेहरू रेस में थे भी नहीं। गांधी जी सत्ते में आ गए। गांधी जी ने कृपलानी से कहा कि पटेल को बोलो कि वो इस चुनाव से बाहर हो जाए। अगर वो इस चुनाव से बाहर हो जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो निर्विरोध नेता चुन लिए जाएंगे। इलेक्शन का दिन था, सब लोग बैठे हुए थे और जब कृपलानी जी ने चिट्ठी पढ़ी, जो कि गांधी जी के सचिव भी थे, उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में केवल 2 उम्मीदवार हैं, नेहरू जी और पटेल जी। मैं ये चिट्ठी अब गांधी जी को सौंपता हूँ। कृपलानी जो थे उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में पटेल का इस्तीफा भी लिखा हुआ था। गांधी जी ने उस चिट्ठी को लिखा, पटेल को दे दिया और कहा कि इस पर तुम दस्तखत कर दो। पटेल ने वो चिट्ठी देखी और उस पर दस्तखत नहीं किए और वो चिट्ठी उन्होंने गांधी जी को वापस कर दी। गांधी जी ने वही चिट्ठी उठाकर वो लेटर जो था नेहरू जी को दिया। उनको उम्मीद थी कि नेहरू ये पूरी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं और नेहरू खुद ही कहेंगे कि भैया मैं अपना स्टेप वापस लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है यहाँ पर पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन नेहरू जी ने उस चिट्ठी को देखा और गांधी जी को वापस कर दिया। तो चिट्ठी अभी चल रही है, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से। अब गांधी जी बीच में थे। गांधी जी ने फिर वही चिट्ठी उठाई और पटेल को दे दी। इस बार पटेल ने उस पर साइन कर दिया और अपना इस्तीफ़ा ले लिया। उनके इस्तीफ़ा लेते ही कृपलानी ने पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध नेता चुन लिए गए। ऐसा होते ही जवाहरलाल नेहरू की पोजीशन बहुत हाई हो गई। लोगों को आइडिया हो गया कि जो आला कमान है गांधी जी हैं, वही सब कुछ है, चुनाव उनाव कुछ है नहीं एक्चुअली। पटेल जो थे वो 2-3 दिन नाराज़ रहे। उसके बाद पटेल जो थे उन्होंने 4 बार इस्तीफ़ा दिया है गांधी जी के कहने पर अपने इस तरह से चुनाव में। तो ये उनके लिए मामूल की बात थी और उनके लिए पद कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन गांधी जी ने जो सोचा हुआ था कि जो नेहरू हैं वो विदेश नीति संभालेंगे और जो पटेल हैं वो गृह मंत्रालय संभालेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बाद जो देश का सबसे बड़ा पद होता है वो गृह मंत्रालय होता है, क्योंकि उस समय वो पटेल को ध्यान में रख के ही वो मंत्रालय बनाया गया था। और पटेल और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ने मिल के निर्धारित किया कि जिन्ना को अलग हो जाना चाहिए। जिन्ना अगर भारत में रहेंगे तो ये उत्पात मचाते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान का जो विभाजन है वो गांधी जी नहीं चाहते थे, नेहरू और पटेल ये दोनों चाहते थे भारत की शांति के लिए। जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान भारत के 3 तरफ चाहते थे, मतलब कि जो आज का पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है और हैदराबाद को भी वो पाकिस्तान ही चाहते थे। लेकिन चूंकि तब तक गृह मंत्रालय का निर्धारण हो चुका था, तो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो निर्धारण था वो तुरंत कर दिया और जो हैदराबाद के नवाब थे उनको ये अधिकार दे दिया कि आप चुन लीजिए आप कहाँ जाएंगे। लेकिन जो पटेल थे, सरदार पटेल, उन्होंने वो निज़ाम को बाद में सीधा कर दिया। पूरी कहानी यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये कहानी है, जो साक्ष्य हैं, जो चिट्ठियाँ हैं, जो उस समय का इतिहास कहता है कि नेहरू पहले प्रधानमंत्री कैसे बने, गृह मंत्रालय के पास इतनी ताकत कैसे है और पाकिस्तान को आज़ाद करने में किसका सहयोग है। सबसे बड़ा अगर किसी का दिमाग लगा है तो वो दिमाग लगा था पाकिस्तान को काटने में नेहरू जी और पटेल का। ये दोनों नहीं चाहते थे कि जिन्ना भारत में रहें और जो अलगाववादी लोग हैं जिन्होंने इतना दंगा फैलाया था वो रहें। जिसको जाना हो वो जाए, जिसको रुकना हो वो रुके और उसके बाद सब एक होके रहें, डिवाइड एंड रूल ख़त्म हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस के ज़माने से, मतलब इंदिरा गांधी के ज़माने से लेके आज तक वही मुख्य पॉलिसी है भारत के चुनाव जिताने की। फ़ायदा उसमें हमेशा उसका होता है जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, जो सुनता है उसका नुकसान होता है। तो जनाब ये कहानी है पार्टीशन की। कश्मीर की कहानी कभी सुनना चाहें तो लिख के भेजिएगा, तो कश्मीर के बारे में बात कर लेंगे। कश्मीर का झंझट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था और इतना लंबा कैसे खिंच गया। आज कहीं तक, फिर मिलते हैं।